हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखिए आप। ठीक है, इधर देखिए, हम है ना 12th बोर्ड की जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं 40वां अध्याय मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ रहे हैं हेल्मिंथस जनित रोग। हेल्मिंथस जनित रोग, ये पहली बात तो ये हेल्मिंथिस क्या होते हैं। देखो, अपन ने पढ़ा जीवाणु जनित रोग, अपन ने पढ़ा जीवाणु जनित रोग। और जीवाणु कैसे होते हैं, ये लो एक बिंदु बना दिया, माइक्रोस्कोप से दिखने वाले होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोप से दिखने वाले होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा विषाणु जनित रोग, ये लो यहां पर भी एक बिंदु बना दिया, एक कोशिकीय होते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ, यहां पर भी एक बिंदु बना दिया। आ रही है बात आपको समझ में, तीनों के तीनों में बिंदु बना दिया। मतलब कि क्या है, चाहे जीवाणु ले लो, चाहे विषाणु ले लो, चाहे प्रोटोजोआ ले लो, तीनों के तीनों एक कोशिकीय होते हैं। आ रही है बात आपको समझ में। यहां तक कि विषाणु तो कोशिकीय भी नहीं होता है, कोशिका से भी छोटा होता है, ये अकोशिकीय होता है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, आज हम पढ़ रहे हैं हेल्मिंथिस जनित रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। हेल्मिंथिस क्या होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, मतलब कि एक कोशिकीय नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे होते हैं। देखो ऐसे ऐसे होते हैं, लंबे लट के समान, जैसे लट नहीं होती है मटर वगैरह के अंदर लग जाती है, ऐसे होते हैं। ठीक है, कर्मी बोलते हैं हिंदी में, हेल्मिंथिस को क्या बोलते हैं, कर्मी कहते हैं। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, पढ़ते हैं अपन, स्टार्ट कर देते हैं। देखो, हेल्मिंथिस जनित रोगों में पहला रोग है एस्केरियासिस। कौन सा रोग है, एस्केरियासिस होता है, नाम से पता चल रहा है एस्केरिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एस्केरिस के द्वारा होता है। ठीक है, एस्केरिस के द्वारा होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है, एस्केरियासिस होता है। ये गोल होता है, जैसे ये जो पेन दिख रहा है गोल है ना, बिल्कुल मैं बोलता हूँ ये गोल है, बिल्कुल क्या है, ये गोल होता है। ठीक है, तो ये कर्मी भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बस अंतर क्या है कि ये सीधा है, ये थोड़े ऐसे आड़े टेढ़े होते हैं। और ये बात आपको समझ में, तो एस्केरियासिस रोग गोल कर्मी एस्केरिस के द्वारा होता है। ठीक है, यहां पर देखो मैंने दो गोल कर्मी के डायग्राम बना रखे हैं। देखिए, जो ये छोटा वाला होता है ना, ये मेल होता है। क्या होता है, ये मेल होता है। ठीक है, और जो ये आपको ये बड़ी वाली दिख रही है ना, ये फीमेल है, खून चूस गई अपने आदमी का। ठीक है, इधर आप देखिए, ये है फीमेल। ठीक है, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, एस्केरिस है, ये मेल एस्केरिस है, ये फीमेल एस्केरिस है। दोनों के दोनों ही मानव में भयानक रोग उत्पन्न करते हैं। देखते हैं भैया क्या क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अंदर जाके, कारस्तानी मानव में कौन से रोग उत्पन्न कर रहे हैं, अपन देखते हैं। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यह रोग मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स नामक गोल कर्मी के द्वारा होता है। संक्रमित भोजन के साथ इस परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। किसी व्यक्ति ने प्रदूषित पानी पी लिया या सड़ा हुआ भोजन कर लिया और माना कि उस भोजन में इस कर्मी के अंडे मौजूद है, तो वो अंडे उस मानव की आंत में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आंत में इसका लार्वा छेद करके, बच्चों आंत में क्या होता है, उन अंडों से निकलेंगे छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, छोटे छोटे से बच्चे निकलेंगे, बिल्कुल चिन्नी चिन्नी से, लट जैसे। और वो क्या कर देंगे, वो लार्वा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कर्मी के बच्चों को क्या कहेंगे, लार्वा कहलाएंगे। तो आंत में जो इनके लार्वा होते हैं ना, वो आंत में छेद कर देंगे, अतड़ियों में क्या कर देंगे, छेद कर देंगे। हृदय, फेफड़े, हृदय हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, ब्लड को पंप करता है। फेफड़े सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, श्वसन में हेल्प करता है ना। यकृत, बच्चों यकृत सबसे इंपॉर्टेंट, यकृत, पित्तरस का निर्माण होता है यकृत के अंदर। यकृत ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है शरीर की। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यकृत को संक्रमित कर देता है भैया। इसका मतलब क्या है कि हार्ट में छेद, फेफड़ों में छेद, यकृत वगैरह के अंदर ये जाके छेद वगैरह कर देता है, उसकी मांसपेशियों को छेद कर देता है, उसमें संक्रमण कर देता है। ठीक है, ये परजीवी हमारी आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर करता है। आंत में
घुस जाते हैं भैया, इसके अंडे भोजन के साथ में आंत तक पहुंच जाते हैं। फिर अंडों से निकलते हैं लार्वा, फिर आप खाना खाते हो, आप चाउमीन खा रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, आप पिज्जा खा रहे हो, मजे से माल ताल खा रहे हो, केले खा रहे हो, दूध पी रहे हो, खा आप रहे हो। मजा कौन उठा रहे हैं? अंदर कर्मी उठा रहे हैं। कर्मी चूसते रहेंगे आपके पचे हुए भोजन को, और कर्मी बढ़ते रहेंगे और आप सूखते रहेंगे। ठीक है, तो ये परजीवी हमारी आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर करता है। इनकी संख्या 500 से 5000 तक हो जाती है, आंतों में 5000 तक हो जाती है। देखो मैं आपको कुछ डायग्राम भी दिखा सकता हूं रोगों से संबंधित, तो विचलित ना होइए, क्योंकि देखो अगर समझना है तो सब कुछ देखना ही पड़ेगा। तो इधर आप देखिए, ये मानव की आंत का एक कटा हुआ भाग है बच्चों। देखो मानव की आंत, और देखो इस आंत के अंदर से देखो ये पतले पतले से, देखो लंबे लंबे से कर्मी बहुत सारे हैं। और एक डायग्राम तो ऐसा था जिसके अंदर बहुत सारे कर्मी, जैसे चाउमीन नहीं भर देते किसी थैली के अंदर, वैसे कर्मी। देखो ये आंत को काटा वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, देखो आंत में से देखो कैसे कर्मी कर्मी बाहर निकाल रहे हैं, ऐसी हालत हो जाती है। तो बच्चों साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हीरो नहीं बनना चाहिए ज्यादा। आ रही बात आपको समझ में? और देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए लक्षण में रोग जनकता अपन देख लेते हैं बच्चों। सीधी सी बात है, रोग के जो अंडे हैं वो आंत में जा रहे हैं, कर्मी के लार्वा भी आंत के अंदर भोजन पर निर्भर कर रहे हैं और बड़े हो रहे हैं आकार में। तो बच्चों सीधी सी बात है, पेट में तो दर्द होगा ही, उल्टियां होने लग जाएगी। ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। अपेंडिसाइटिस मतलब क्या होता है? अपेंडिसाइटिस क्या होता है? देखो ध्यानपूर्वक समझना। देखो बड़ी आंत का तो बच्चों, आप बड़े बच्चे हो, आपके 8वीं 9वीं के तो हो नहीं। देखिए यह है गुदा द्वार, यहां से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ रहे हैं, अपशिष्ट मल के साथ, मल आ रहा है बाहर। ठीक है, ये बड़ी आंत है। क्या है ये बड़ी आंत है। और बड़ी आंत में यहां पर है ना एक अपेंडिक्स नाम की एक नस पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई, एक छोटी सी एक उभार पाया जाता है बड़ी आंत में। यहां पर शुरुआत में यहां पर छोटी आंत आती है, और ये छोटी आंत कहां खुलती है? बड़ी आंत के यहां खुलती है, अंधनाल बोलते हैं इसे। और यहां पर ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये वाला है छोटा सा, ये है अपेंडिक्स। इसको कर्मी रूपी परिशेषिका बोलते हैं। ये अवशेषी अंग है। पहले मानव की आहार नाल लंबी थी क्योंकि शाकाहारी भोजन ज्यादा करता था। धीरे धीरे हम पचाव भोजन खाने लग गए, तो हमारे अब भोजन को इतना पचाना जरूरी नहीं होता है क्योंकि वो तो पहले से पका हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे बड़ी आंत की लंबाई छोटी होगी। तो ये है अपेंडिक्स। बड़ी आंत में जो शुरुआती भाग है उसे अंधनाल कहते हैं, और अंधनाल के पास में एक छोटा सा एक कर्मी नुमा एक संरचना पाई जाती है जिसे कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। ये मानव का अवशेषी अंग है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये लार्वा है ना इस अपेंडिक्स में पहुंच जाते हैं, अपेंडिक्स सूज जाता है। क्या हो जाता है? अपेंडिक्स सूज जाता है, तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है। बहुत भयानक रोग है, दर्द होता है खतरनाक। अतिसार हो जाता है, अतिसार मतलब लूज मोशन हो जाता है। आ रही बात आपको समझ में? चावल के पतले पानी के समान दस्त निकलने लग जाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब पेट में अल्सर हो जाता है, छाला हो जाता है पेट में। घबराहट होने लग जाती है बच्चों, घबराहट, शरीर घबराता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लग जाती है आदि। परपोषी की आंत में इस परजीवी के होने का कोई विशेष नुकसान नहीं होता है। बच्चों एक बहुत ही अच्छी बात सुनो, महत्वपूर्ण बात सुनो। परपोषी काई होवे है और ये परजीवी काई होवे, ये क्या होता है? ये परपोषी और परजीवी क्या है समझो। देखो जूं के बारे में तो आप सभी ही जानते हो। जूं मानव की टांट में पाई जाती है, बालों के अंदर। आ रही बात आपको समझ में? और जूं मानव को नुकसान पहुंचाती है। तो जूं है परजीवी, वह जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है, अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है, और वो दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाता है। उसके शरीर के अंदर रहकर या बाहर रहकर अगर वो पोषण प्राप्त कर रहा है तो परजीवी कहलाएगा। ठीक है, और जिस जीव के ऊपर या जिस जीव के अंदर वो रह रहा है वो परपोषी कहलाएगा। जैसे कि समझो राजेश की टांट में जुएं हो रही है, तो जुएं तो क्या है बच्चों? परजीवी है, और राजेश उन जुओं के लिए क्या है?
परपोषी है। अब माना कि टीना की आंत के अंदर ये कृमि मौजूद है। देखो बच्चों, ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये सब काल्पनिक है ना, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं, क्योंकि नाम लेने से जल्दी समझ में आएगा आपको। माना कि टीना की आंत के अंदर एस्केरिस के कृमि पहुंच गए अंडे के रूप में, और कृमि निकल गए। और अब देखो ध्यानपूर्वक समझो, जो वो कृमि है ना, वो कृमि क्या करेंगे, वो कृमि तो क्या कहलाएंगे, परजीवी कहलाएंगे, और टीना क्या कहलाएगी, परपोषी कहलाएगी। तो परपोषी की आंत में इन परजीवियों के होने के कारण कोई विशेष नुकसान तो नहीं होता है, किंतु संक्रमित बालक कुपोषण का शिकार होकर कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, मंद हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो भी पौष्टिक आहार ग्रहण कर रहा है वो तो कृमि चूस लेते हैं। आ रही है बात आपको समझ में? रोगी की जो पित्त नली होती है, देखो रोगी के अंदर पाया जाता है पित्ताशय। रोगी के अंदर क्या पाया जाता है, पित्ताशय में पित्ताशय के अंदर पित्तरस का संग्रहित होता है। यकृत में तो क्या बन रहा है बच्चों, यकृत में तो पित्तरस का निर्माण हो रहा है, लेकिन पित्ताशय में संग्रहित हो रहा है। तो रोगी की जो पित्त नली है, ठीक है, और जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाली जो अग्नाशय नली है, उसके अंदर एस्केरिस फंस जाते हैं, तो परिस्थितियां गंभीर हो जाती है, व्यक्ति मर सकता है बच्चों अगर इलाज ना करवाया जाए समय के समय पर। ठीक है, अब आगे देखिए आप, आगे और क्या होता है देखिए। एस्केरिस रोगी के शरीर में घूमकर फेफड़ों तक, आंत की दीवारों व रक्त केशिकाओं तक को घायल कर देते हैं, जिससे शरीर के अंदर रक्त का स्त्राव होने लगता है। फलस्वरूप रोगी में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है, सूजन उत्पन्न हो जाती है, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी शिशु एस्केरिस कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो शिशु एस्केरिस है, मतलब जो वो एस्केरिस के जो लार्वा थे ना, वो रोगी के अर्थात परपोषी के अर्थात वो टीना के है ना मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तो जानते हो ना, भेजा, ठीक है, वृक्क तक, वृक्क क्या होते हैं, किडनी जो रक्त को फिल्टर करती है, वृक्क तक, नेत्रों तक मतलब आंखों तक, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी आदि में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इन अंगों को नुकसान होता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि जो हेलमिंथस जन्य रोग है उसमें पहला रोग है एस्केरियासिस। गोलकृमि एस्केरिस के द्वारा होता है। इसके अंडे दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा मानव की आंत में पहुंच जाते हैं। फिर अंडों से निकलते हैं लार्वा, जो आंत में जो भोजन होता है ना, जो पचा हुआ भोजन, उसके ऊपर ही निर्भर करते रहते हैं, खुद तो बढ़ते रहते हैं, और लेकिन जिसकी आंत में ये है ना, वो बेचारा व्यक्ति क्या होता रहता है, दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। यहां तक कि ये कृमि हार्ट तक, मस्तिष्क तक, आंखों तक, रीढ़ की हड्डी में, मांसपेशियों में, फेफड़ों के अंदर छेद कर देते हैं, रुधिर वाहिनियों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, घायल कर देते हैं, रुधिर का प्रवाह होने, जिससे क्या होता है, रुधिर बहने लग जाता है अंदर ही अंदर, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, आंतरिक रक्त स्त्राव होने लग जाता है। स्थितियां गंभीर हो जाती है। जब हो जाती है कि जब ये कहां फंस जाते हैं, पित्त नली में, अग्नाशय नली में फंस जाते हैं। ये पित्त नली, अग्नाशय नली क्या है, पाचन तंत्र के भाग है बच्चों ये, ठीक है ना, पढ़ना पाचन तंत्र वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब रोग से बचाव व उपचार के लिए क्या करना चाहिए, अपने, सीधी सी बात है भैया, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखोगे तो इस रोग के जो ये एस्केरिस के जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अगर आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखोगे, साफ सफाई का ध्यान रखोगे, मल मूत्र को खुले में विसर्जित नहीं करना चाहिए। माना कि राजेश को एस्केरियासिस रोग है, तो पता है उस राजेश की जो आंतड़ियां है ना, आते हैं, उसके अंदर एस्केरिस के जो ये कृमि है उसके अंडे मौजूद होंगे। अब जब राजेश यहाँ वहाँ क्या करेगा, मूत्र का उत्सर्जन करेगा, मल त्याग कहीं पे खेत में जाके करके आ जाएगा, यहाँ वहाँ मल मूत्र का वो क्या करेगा, विसर्जन करेगा, तो जो उसके पेट में जो कृमि के अंडे हैं ना, वो भी यहाँ वहाँ फैल जाएंगे, और फिर वो कृमि दूसरे मानव के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो मल मूत्र को खुले में नहीं करना चाहिए विसर्जित, ठीक है ना। थोड़ा कोई शौचालय का प्रयोग कीजिए, आजकल तो 21वीं सदी चल रही है। देखिए इधर आप, प्रदूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जी से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर भी अंडे मौजूद हो सकते हैं कृमि के। ठीक है, भोजन करने से पूर्व हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, और देखिए स्वच्छ जल व भोजन का प्रयोग करना चाहिए, साफ पानी पियो, साफ भोजन खाओ। ठीक है, और देखिए आप ध्यानपूर्वक, रोग होने पर इस परजीवी को मारने के लिए पाइपराइजीन सिट्रेट, रोग हो गया माना कि किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को कौन सी औषधि दी जाएगी, उस व्यक्ति को दी जाएगी
पाइपराइजिन सिट्रेट तथा पाइपराइजिन फॉस्फेट औषधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को एस्केरियासिस हो गया तो उसे ये दवाई दवाई तो जरूर लेनी चाहिए, लेकिन किससे? डॉक्टर की परामर्श से। डॉक्टर से पहले परामर्श लेनी चाहिए। ठीक है, आ रही है बात आपको समझ में? तो मुझे उम्मीद है आप सभी को जो मैंने पढ़ाया है वो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, सभी को थैंक यू, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।